सभी को एक बार फिर से जय हिंद। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे इसी मौलिक अधिकारों की श्रेणी में जो छठा मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अनुच्छेद 32 से 35 तक वाली श्रेणी में, यानी आर्टिकल 32 से 35 तक वाली श्रेणी में हमने 32 को पार्ट 1, 33 को पार्ट 2, 34 को पार्ट 3 और अनुच्छेद जो आखिरी है मौलिक अधिकारों का अनुच्छेद 35 संवैधानिक उपचारों के अधिकार में आज हम पार्ट 5 में आखिरी मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद 35 की बात करेंगे, यानी आर्टिकल 35। आखिरकार ये आर्टिकल 35 है क्या, हम इसे जानेंगे। संविधान के भाग 3 में, संविधान के, क्योंकि आज आखिरी अनुच्छेद है मौलिक अधिकारों से, तो एक बार हम थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि भारत के संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेके अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है। अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है। अनुच्छेद 12 में राज्यों से संबंधित, केंद्र से संबंधित यानी राज्य से संबंधित, और 13 में उन जो मौलिक अधिकार हैं उनके एक तरह से कह लें कि जो कोई निबंधित या अबंधित वाली बात होती है उनसे, और 14 से समानता के अधिकार से लेके अनुच्छेद 35 तक संवैधानिक उपचारों के अधिकार तक आपका ये मौलिक अधिकार का विस्तृत वर्णन भारत के संविधान में दिया गया है। और यह लिया कहाँ से गया, यानी इसकी प्रेरणा कहाँ से ली गई। मौलिक अधिकारों की जो प्रेरणा है हमारे भारत के संविधान निर्माताओं ने यूएसए के संविधान से लिया है, यानी आप अमेरिका कह सकते हैं। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से प्रभावित होकर के, प्रेरित होकर इन मौलिक अधिकारों को अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक भारत के संविधान में भारत के संविधान निर्माताओं ने सम्मिलित किया है, अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक। यूं तो सन 1950 में जब मौलिक अधिकारों की प्रेरणा यूएसए से लेकर के भारत के संविधान में शामिल किया, जब 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ, तो उस समय हमारे संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। लेकिन बाद में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से बाहर कर दिया गया। यूं कह सकते हैं कि अनुच्छेद 31 और आप ये भी कह सकते हैं कि अनुच्छेद 19(1) का च जो संपत्ति के अधिकार से रिलेटेड था, और अनुच्छेद 31 जो संपत्ति का अधिकार देता था, भारत के नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता था, तो इन मौलिक अधिकारों को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा सन 1978 में मौलिक अधिकारों की सूची से बाहर कर दिया गया, इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो इस तरीके से 7 में से एक 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा सूची से निकाल दिया गया मौलिक अधिकारों से, तो 7 में से एक चला गया, तो कितने बचे? 6। तो इस तरह से 6 मौलिक अधिकारों, मूल अधिकारों, फंडामेंटल राइट्स में हमने अब तक 5 मौलिक अधिकारों का कंप्लीट वर्णन कर दिया है, लेक्चर वीडियो कर दिया है। आज हम छठे लेक्चर जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 से 35 तक है, इस श्रेणी में हम आज मौलिक अधिकारों का आखिरी आर्टिकल पे बात करेंगे, आर्टिकल 35 यानी लास्ट आर्टिकल
फंडामेंटल राइट्स से 35 की बात करेंगे। आइए 1 मिनट इस ब्लैक बोर्ड पे, फिर लेक्चर विस्तार से, यानी हम आपको बता दें, अब लेक्चर की करते हैं शुरुआत। अभी तो ये भूमिका की बात चल रही थी, समझिए बात को। इस आर्टिकल 35 में संसद को, पार्लियामेंट को, अनुच्छेद 35 भारत की पार्लियामेंट को, केवल और केवल पार्लियामेंट को, ये शब्द ध्यान रखना, किसी अन्य को नहीं, समझिए बात को, किसी अन्य को नहीं, चाहे वो स्टेट हो, चाहे वो विधानमंडल हो, चाहे वह राष्ट्रपति ही क्यों ना हो, आप समझिए केवल और केवल पार्लियामेंट। यानी अनुच्छेद 35 में भारत की पार्लियामेंट को, भारत की संसद को कुछ विशेष शक्तियां दी गई हैं, विशेष अधिकार दिए गए हैं, जो मौलिक अधिकारों के, कुछ विशेष मौलिक अधिकारों के संबंध में है कि इन विशेष मौलिक अधिकारों की विशेष शक्ति किसके पास है, किसके पास है, भारत की पार्लियामेंट के पास। यानी कहने का तात्पर्य कि अनुच्छेद 35 के तहत भारत के संविधान ने भारत की पार्लियामेंट को कुछ विशेष शक्तियां दी हैं कानून बनाने की। अगर कुछ विशेष मौलिक अधिकारों का अगर कहीं उल्लंघन होता है तो उनको कितनी सज़ा देनी है और कौन सी सज़ा देनी है, इस सज़ा को बनाने का, इस नियम को बनाने का, इस अधिनियम को बनाने का जो अधिकार है वह केवल और केवल पार्लियामेंट को है भारत की। सज़ा हालांकि देगी कोर्ट, लेकिन कितनी सज़ा देगी, इस जुर्म के लिए क्या सज़ा होगी मौलिक अधिकारों के हनन पर, ये सारी शक्तियाँ केवल और केवल कानून बनाने का जो अधिकार है वह केवल और केवल पार्लियामेंट के पास है, और सुप्रीम कोर्ट या अन्य कोर्ट उसी के अकॉर्डिंग सज़ा देती है। तो हम आज बात करेंगे अनुच्छेद 35 की। आइए अनुच्छेद 35 एक बार देखते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 से अनुच्छेद 35 तक। पार्ट 4 में हम लास्ट अनुच्छेद 35 की बात करेंगे। पार्ट 1 में 32, पार्ट 2 में 33 और पार्ट 3 में 34 और पार्ट 4 में आर्टिकल 35 की बात करेंगे। आज ये मौलिक अधिकारों के इस अधिकार का आखिरी लेक्चर होगा, यानी यूं कहें कि मौलिक अधिकारों का आज समापन है, तो ध्यान से सुने। इस अनुच्छेद 35 का मुख्य उद्देश्य भाग 3 मौलिक अधिकारों की बात हो रही है, अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक। मौलिक अधिकारों में दिए गए प्रावधानों और नियमों को प्रभावी बनाने के लिए संसद को कानून बनाने की विशेष शक्ति है। इन्हीं 12 से 35 मौलिक अधिकारों के बीच के कुछ विशेष मौलिक अधिकार हैं, अगर उनका उल्लंघन होता है तो उनकी सज़ा के प्रावधान के लिए क्या कर सकती है, यह अधिनियम बना सकती है, कानून बना सकती है, और इसी के अकॉर्डिंग कोर्ट सज़ा सुनाएगी। केवल कानून का समय, कानून कितने दिन के लिए, किस जुर्म के लिए कितना जो है सज़ा का प्रावधान होगा, ये बनाने की जिम्मेदारी, कानून बनाने की जिम्मेदारी केवल भारत की पार्लियामेंट को है, विधानमंडल आदि को नहीं है, ये बात ध्यान रखना। इस विशेष शक्तियों में जो मुख्य प्रावधान शामिल किए गए, एक बार इसे ब्लैक बोर्ड पर देख लें, फिर हम आपको समझाते हैं। मुख्य प्रावधान में जो पहला प्रावधान है 35(1) में, 35 आर्टिकल 35 के क्लास 1 में केवल संसद को कानून बनाने का अधिकार, केवल संसद को कानून बनाने का अधिकार है, कोई और कानून नहीं बना सकता मौलिक अधिकारों से संबंधित। निवास की शर्त
अनुच्छेद 16(3) जो ये कहता है, निवास से, डोमिसाइल से संबंधित जो भी नियम कायदा कानून होगा, किसी को नौकरी में निवास स्थान के आधार पर रखना नहीं रखना, इन सब नियमों को बनाने की जिम्मेदारी केवल और केवल पार्लियामेंट को है, राज्य सरकारों को नहीं है। सशस्त्र बल और मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 33, हमने अभी 1-2 दिन पहले ही वीडियो इसका करा था लेक्चर। अनुच्छेद 33 में ये जो बल हैं, आम सामान्य नागरिक की तरह इनके मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने की शक्तियां किसके पास हैं? पार्लियामेंट के पास हैं। चाहे वो सशस्त्र तीनों सेनाएं हों, चाहे खुफिया एजेंसीज हों, चाहे रा हो, चाहे इंटेलिजेंस हो, चाहे काउंटर इंटेलिजेंस हो, चाहे उनसे जुड़े हुए टेली कम्युनिकेशन की जो संस्थाएं हैं, विभाग हैं, उनमें कार्य या नियोजित होने वाले अधिकारी या कर्मचारी हैं। अनुच्छेद 33 के तहत ये इनके मौलिक अधिकारों को निलंबित करने का भी अधिकार किसके पास सुरक्षित है? केवल और केवल संसद के पास है। मार्शल लॉ, सैन्य शासन, अनुच्छेद 34। अभी अनुच्छेद 34 जस्ट हमने बताया था कि अनुच्छेद 34 में उन एरियाज में जहां मार्शल लॉ लागू होता है, तो उन मार्शल लॉ और सैन्य शासन के शक्तियों या अन्य में जो कोई संशोधन या छूट की बात होगी, प्रतिबंध की बात होगी, वो केवल और केवल केवल और केवल पार्लियामेंट कर सकती है। ये देखिए, दूसरा है 35 के दूसरा जो मुख्य प्रावधान है, इसमें मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर कितना दंड दिया जाना है, ये निर्धारित करने का कार्य पार्लियामेंट करेगी। किस मौलिक अधिकार के हनन पर कितना दंड दिया जाना है और किस अधिनियम के तहत दंड दिया जाना है, ये सब निर्धारित करने का काम पार्लियामेंट का है, भारत की संसद का है, केवल और केवल भारत की पार्लियामेंट को। कहने का मतलब अनुच्छेद 35 इसी बात को बताता है कि भारत की पार्लियामेंट को कुछ विशेष ताकत है, कुछ विशेष पावर है, कुछ विशेष शक्तियां हैं जो मौलिक अधिकारों में, विशेष मौलिक अधिकारों के हनन पर उसको सजा आदि या प्रतिबंधन का अधिकार केवल और केवल भारत की पार्लियामेंट को है, जैसा हम आपको बता रहे हैं। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर, जैसे मौलिक अधिकारों में अस्पृश्यता, अनुच्छेद 17 हो गया। मानव तस्करी, अनुच्छेद 23 हो गया। फिर तीसरी जो सबसे बात है, प्रमुख बात है, वो है संविधान लागू होने से पहले के कानूनों की स्थिति के बारे में भी अगर कोई एथराइज्ड है उसके लागू होने न होने संशोधन के लिए, तो वो केवल भारत की पार्लियामेंट है। आइए एक एक करके इनके बारे में संक्षिप्त में ही, वैसे तो हमने बहुत सारी बता दी, लेकिन फिर भी एक बार इसका पूरा सारांश 2 से 3 मिनट में करते हैं। पहला है, केवल और केवल संसद को कानून बनाने का अधिकार है। कहने का मतलब, निवास से संबंधित 16(3), अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 34, इन अनुच्छेदों में सारी शक्तियाँ किसके पास हैं? केवल और केवल भारत की पार्लियामेंट के पास है। दूसरा, अगर मौलिक अधिकारों का कोई हनन करता है, अनुच्छेद जैसे 17 ले लें आप, अनुच्छेद 17 में यह है अस्पृश्यता का अंत, यानी छुआछूत का अंत। भारत की पार्लियामेंट ने, यानी जब भारत का संविधान लागू हुआ तो छुआछूत के अंत के लिए, क्योंकि छुआछूत बहुत बड़ा अभिशाप था हमारे देश में, लोग एक दूसरे को ऐसे कहते थे कि ये अछूत जातियां हैं, अगर ये किसी को छू देंगी या इनका छुआ पानी कोई नहीं पिएगा। बहुत बड़ा अभिशाप था, हम उसके डिटेल्स में नहीं जाते। तो 1950 में अनुच्छेद 17 में इसकी व्यवस्था दी गई कि भारत के अंदर छुआछूत की मनाही है, कोई छुआछूत नहीं करेगा। अब 1950 में अनुच्छेद 17 लागू हो गया, लेकिन
इस 1950 के अनुच्छेद 17 छुआछूत के अंत वाले अनुच्छेद के आधार पे बाद में पार्लियामेंट ने ऐसा महसूस किया, पार्लियामेंट को ऐसी ताकत थी कि वो इसमें संशोधन कर सकता है। तो इसने पार्लियामेंट ने 8 मई 1955 को अस्पृश्यता यहाँ देखिए 8 मई अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 8 मई 1955 को अस्पृश्यता अपराध अधिनियम अधिनियमित किया, यानी कानून बनाया। और 1 जून 1955 को इसे लागू कर दिया कि आज से भारत के अंदर अगर कोई छुआछूत को बढ़ावा देता है, छुआछूत करता है, तो यह एक दंडनीय अपराध की श्रेणी में आएगा। क्यों करा? क्योंकि छुआछूत के जो ये मौलिक अधिकारों में कुछ भी संशोधन करने की पावर किसके पास है? केवल और केवल पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट ने इसको और थोड़ा कठोर बनाने के लिए इसे अपराध अधिनियम बना दिया। समझिए बात को, क्या बना दिया? अपराध अधिनियम बना दिया कि अगर कोई इस तरह से कार्य करेगा, छुआछूत को बढ़ावा देगा, छुआछूत करेगा, तो उसको दंडनीय अपराध यानी उसको दंड दिया जाएगा। इतना ही नहीं, फिर पार्लियामेंट ने इसी 1955 अधिनियमित कब था? 8 मई 1955 को अस्पृश्यता अपराध अधिनियम, यानी आप कह सकते हैं अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 लागू हुआ 1 जून 1955, अधिनियमित हुआ 8 मई 1955। 8 मई 1955 को बना और अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1 जून 1955 से लागू हुआ और प्रभावी हुआ। इतना ही नहीं, इसके बाद ध्यान रखना, इसके बाद 19 नवंबर 1976 को बाद में इस कानून को और प्रभावी बनाने के लिए, कठोर बनाने के लिए पार्लियामेंट ने बाद में 19 नवंबर 1976 को, यानी इस छुआछूत के कानून 1955 वाले को और कठोर और प्रभावी बनाने के लिए 19 नवंबर 1976 को इसे क्या कर दिया? प्रोटेक्शन का कानून बना दिया। मतलब इसका नाम बदल के रख दिया, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम की जगह इसका नाम बदल के रख दिया नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम। मतलब किसी भी सिटीजन के अधिकारों के संरक्षण का कानून इसे बना दिया। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 19 नवंबर 1976 को प्रभावी कर दिया। ये क्यों कर पा रही है? क्योंकि हमने शुरू में ही बताया था कि अनुच्छेद 35 में संसद को, भारत की पार्लियामेंट को कुछ विशेष शक्तियां प्राप्त हैं जो इसमें उल्लंघन पे सजा का प्रावधान कर सकती हैं, इनमें संशोधन कर सकती हैं। ये अधिकार उनको भारत के संविधान के अनुच्छेद 35 के तहत प्राप्त था और कोई नहीं कर सकता। अब ये दो बातें मौलिक अधिकारों में हमने बताई 17, और फिर अगला है मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी, यानी अनुच्छेद 23 के तहत कोई भी किसी भी व्यक्ति से, यानी भारत के किसी भी नागरिक को कोई बंधुआ नहीं बना सकता, ज़बरदस्ती उसके मर्जी के खिलाफ मजदूरी नहीं करा सकता, और उसकी तस्करी मतलब उसे बेच नहीं सकता, चाहे वो बच्चा हो, महिला हो या पुरुष हो। मानव तस्करी, वेश्यावृत्ति आदि सब पर रोक लगाने के लिए समय समय पर पार्लियामेंट क्या कर सकती है? कानून बना सकती है। यानी कहने का मतलब, शुरू में आप देखो यहाँ पे जब बात चली थी 16(3), अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 34, फिर अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 23,
ये ऐसे अनुच्छेद हैं जिनमें समय समय पर संशोधन करती रही है और इसे पूरा अधिकार है कि उल्लंघन करने पर अपने अनुसार पार्लियामेंट जो है क्या करे, सज़ा का प्रावधान करे और उस सज़ा को कौन सुनाएगा, कोर्ट सुनाएगी। समझिएगा, इस विशेष शक्ति के दौरान पुलिस बलों, सुरक्षा बलों, इनको तो प्रतिबंधित करने का अधिकार पार्लियामेंट को है, इनके मौलिक अधिकारों को। इसके साथ साथ किस कोर्ट को क्या अधिकार देना है, किस कोर्ट को मतलब कौन सी कोर्ट, किसी लोअर अन्य कोर्टों को भी अन्य अधिकार देने की भी ताकत किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है। मतलब भारत की पार्लियामेंट एक सशक्त पार्लियामेंट है जिसे इन सब विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है, संशोधन करने का अधिकार है और उल्लंघन करने पर, इन सब कानूनों के उल्लंघन करने पर सज़ा के नियम अधिनियम बनाने का अधिकार है। उसी के अनुसार कोर्ट जो है सज़ा सुनाती। बनाने की जिम्मेदारी किसकी है, पार्लियामेंट की। सज़ा पार्लियामेंट नहीं सुनाएगी, लेकिन किसको कितनी, किस जुर्म की कितनी सज़ा मौलिक अधिकारों के हनन की सुनानी है, ये निर्धारित करने का, बनाने का काम पार्लियामेंट का है और सज़ा सुनाने का काम किसका है, कोर्ट का है। ठीक है। अब तीसरी जो प्रमुख बात है इस अनुच्छेद 35 की, वो है संविधान लागू होने से पहले, संविधान लागू होने से पहले के कानूनों की स्थिति। अब आपको पता है आंशिक रूप से संविधान भारत का जो था, आंशिक रूप से 26 नवंबर सन 1949 को लागू हुआ। 16 अनुच्छेद पूरी तरह से लागू हुआ भारत के संविधान का सभी 395 अनुच्छेद 26 जनवरी 1950 को। तो अब ये देखिए 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ, 395 अनुच्छेद, 8 भाग और 22 अनुसूचियों के साथ। तो क्या इसके पहले देश नहीं चलता था? चलता था। इसके पहले भी देश में नियम, कायदे और शासन चलते थे। तो यही बात है कि संविधान लागू होने से पहले के जो कानून हैं, यानी हम यूँ कह दें आपको कि जो कानून संविधान लागू होने के पहले चलते थे, यानी ऐसे कह लें कि भारत शासन अधिनियम 1935 का भी जिक्र आप कर सकते हैं कि वो कानून जो पहले से चले आ रहे हैं, उन कानूनों को तब तक कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। यानी यूँ कहे कि उन कानूनों को पार्लियामेंट ही रद्द कर सकती है या संशोधन कर सकती है, या ये कह सकती है कि अब ये कानून प्रभावी नहीं है। जब तक पार्लियामेंट ऐसा कुछ नहीं कहती है, तब तक वो जो पुराने कानून हैं, जो संविधान लागू होने से पहले से चले आ रहे हैं, वो तब तक प्रभावी रहेंगे। उनके प्रभाव को कम करना, समाप्त करने का अधिकार केवल और केवल भारत की पार्लियामेंट को है। कोई स्टेट गवर्नमेंट, कोई विधानसभा, कोई विधानमंडल, कोई विधान परिषद इसको किसी भी प्रकार से कोई संशोधन, अमेंडमेंट या रद्द नहीं कर सकती। तो इन सब बातों की जो हमने चर्चा करी, कुल मिला के लबो-लुआब जो आप समझ लें कि मौलिक अधिकारों में कुछ विशेष मौलिक अधिकारों के संशोधन, समझिए बात को, संशोधन या प्रतिबंधन या इसमें अमेंडमेंट की जिम्मेदारी जो है केवल और केवल ताकत पार्लियामेंट के पास है। यानी एक छोटी सी बात समझ लें कि मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 12 से लेके अनुच्छेद 35 तक की छेड़छाड़ करने की हैसियत राज्यों की भी नहीं है, किसी की भी नहीं है, केवल भारत की पार्लियामेंट को है। भारत की पार्लियामेंट अभी जो हमने बताए इन सभी बिंदुओं पर कानून बना सकती है, संशोधन कर सकती है, उल्लंघन होने पे सज़ा का प्रावधान कर सकती है। और आपने देखा भी सैन्य में जो ताकतें हैं, इन सब की जो मौलिक अधिकारों को सीमित किया गया, स्थगित किया गया, इसकी ताकत किसके? पार्लियामेंट के पास ही तो है। तो इन सब बातों से
आप ये समझिए। अच्छा, एक बात आपको अटपटी लग रही होगी कि क्यों नहीं ये अधिकार स्टेट को भी दिए गए। तो हम बता दें, प्रत्येक स्टेट को अगर यह अधिकार होता तो हर स्टेट के उस नागरिकों के, मतलब हर प्रदेश के नागरिकों को वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट, प्रदेश सरकार अपने अपने हिसाब से क्या करती, मौलिक अधिकारों को लागू करती, बनाती, संशोधित करती, अप्लाई करती। तो इससे क्या होता कि आपको पता है भारत एक संघ गणराज्य है, मतलब समूह है किसका, राज्यों का। ये राज्य देश नहीं बनाते गण को, ये गण, ये जो देश है, संघ है, केंद्र है, इसने राज्यों को बनाया है अपनी शासन प्रशासन की सुविधा के अनुसार। तो इसलिए मौलिक अधिकारों के, समझिए बात को, पूरे देश में जो सबसे नोट सारांश लास्ट का है इसका कि कोई कहे केवल पावर पार्लियामेंट को ही क्यों दी गई, भैया भारत की पार्लियामेंट को ही क्यों दी गई, स्टेट में भी तो सरकारें चलती हैं। तो इसका जो मूल उद्देश्य है, संक्षेप में हम आपको बता दें, ये ताकत भारत की केंद्र सरकार की पार्लियामेंट को ही क्यों दी गई, भारत सरकार की यानी भारत की पार्लियामेंट को ही क्यों दी गई, यूँ दी गई कि कम से कम भारत के समस्त नागरिकों के मौलिक अधिकारों और मौलिक अधिकार से जुड़े हुए कानूनों में एक रूपता बनी रहे, भिन्नता न आए। यानी भारत के प्रत्येक नागरिक, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो, चाहे वो केंद्र शासित प्रदेश का हो, यानी भारत के समस्त नागरिकों के मौलिक अधिकारों और मौलिक अधिकार से जुड़े कानूनों में एक रूपता बनी रहे, इसलिए ये पावर भारत की पार्लियामेंट को दिया गया है। अब आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। तो आज मौलिक अधिकारों के क्रम के लास्ट अनुच्छेद 35 का लेक्चर समाप्त हुआ और अब आगे हम किसी और पे लेक्चर लेके आएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। चैनल को अगर यूट्यूब पे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। अगर फेसबुक पर हैं तो क्या करें, फॉलो करें, शेयर करें, कमेंट करें, सुझाव दें ताकि अगले लेक्चर में हम सुधार करके आप लोगों के हिसाब कोई और प्रभावशाली लेक्चर ला सकें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।